बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, सियासी मंजरनामा। अगला सियासी मंजरनामा बनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन बन नहीं पा रहा। इमरान खान साहब को गिरफ्तार तो कर लिया, मुतासबाना तरीके से सजा भी दिलवा ली गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब उससे बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई है कि इमरान खान साहब जेल में भी बैठ के उससे ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं, उनसे पहले से ज़्यादा मकबूल हो गए हैं, लोग पहले से ज़्यादा उनके मुंतज़िर हैं और उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। अब ज़रा अगला जो सवाल है वो सवाल है कि इमरान खान साहब को कब तक इन्होंने जेल में रखने का इरादा है, जब क्या प्लानिंग की गई है, और इमरान खान जेल में कितना अरसा तक रह सकते हैं, उनकी रिहाई कब मुमकिन है। मेरी कुछ सीनियर वकला और कुछ सीनियर रिटायर्ड जजेस से बात हुई, वो इस बारे में क्या कहते हैं ये मैं आपके साथ डिटेल्स के साथ शेयर करूंगा। फिर अंदर खाने की क्या रिपोर्ट है, अंदर क्या फीलिंग्स हैं। इमरान खान को गिरफ्तार तो कर लिया, अब पीडीएम क्या, मुस्लिम लीग नवाज कहाँ खड़ी है, पीडीएम कहाँ खड़ी है, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, वो क्या सोच रही है, उनको कुछ खतरात महसूस हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये सारी बातें इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन कि निगरान वजीर आजम, ये सारा खेल जिसके लिए खेला गया है, अपनी पसंद का निगरान सेटअप लेके आना है, निगरान वजीर आजम अपनी मर्जी का हो, काबीना अपनी मर्जी की हो, और उससे फिर अपने मनपसंद फैसले करवाए जाएं और अमूर मुमलकत इसी तरीके से चलता रहे, अशराफिया मौजें करे और दिन रात मज़े लूटे, और लेकिन पाकिस्तान के अवाम बेयारो मददगार रहें, वो गुलामी की जंजीरों में रहें, वो आज़ादी का ना सोचें, वो तब्दीली का ना सोचें, और उनकी हालत ज़ात एक भेड़ बकरियों कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा की ना हो, वो एक रियाया बन के रहें पाकिस्तान के अवाम जो कि 24 करोड़ से तजावज़ कर चुके हैं। ये पढ़ी लिखी क्लास है, और पढ़ी लिखी क्लास तो छोड़ें, 21वीं सदी का ज़माना है। इस वक्त तो एक आप किसी भी खेत में चले जाएं, खेत खलिहान में चले जाएं, किसान से पूछ लें, रेडी बांध से पूछ लें, शॉपकीपर से पूछ लें, बार्बर शॉप चले जाएं, मजदूर से पूछ लें, वो भी बता देगा कि इस वक्त हो क्या रहा है और इमरान खान को सजा कैसे दिलवाई गई और उनको क्यों दिलवाई गई, ये सारे बच्चा बच्चा जानता है। और फिर पढ़ी लिखी क्लास तो इसके अलावा है जो सोशल मीडिया तक उनकी एक्सेस है, डिजिटल मीडिया तक एक्सेस है, गूगल तक एक्सेस है, हर इंफॉर्मेशन वो एक लम्हे में लेके बाहर आ जाते हैं और उनको बता देते हैं कि जनाब हमारी आंखों में धूल मत झोंकें और हमारे अक्ल पे पर्दा डालने की कोशिश मत करें। हम सब जानते हैं जो कुछ इस वक्त हो रहा है और जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर एहतजाज भी हो रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन कोई दिखा नहीं रहा। मीडिया में 75 सालों में ऐसा सेंसरशिप माजी में कभी नहीं देखा, ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में नहीं देखा, परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में तो बहुत ही लिबरल पॉलिसी थी, सिवाय उस वक्त जब एमरजेंसी नाफिज की गई 3 नवंबर की और जजेस को सैक किया गया, उसके अलावा बाकी सारा उनका पीरियड बहुत अच्छा था। बहरहाल ऐसा डिक्टेटरशिप में भी कभी नहीं देखा जो इस वक्त सेंसरशिप है। और सबसे बड़ी जो खतरनाक अलार्मिंग बात है वो है कि मीडिया ने इसको कबूल कर लिया है। मीडिया ने इसको बामरे मजबूरी, बखुशी, अदरवाइज मफादात, ज़ाती मफाद, सियासी मफादात, माली मफाद, तिजारती मफाद, कोई भी हो, इसको कबूल कर लिया है। और इसको कबूल करने के खतरनाक नताइज जो हैं आने वाले दिनों में बरामद होंगे, और उस वक्त बरामद होंगे जब ये इसका नतीजा घर घर पहुंचेगा, एक एक मीडिया पर्सन तक पहुंचेगा, एक एक रिपोर्टर को, एक एक एंकर को, एक एक प्रोड्यूसर को, जब उन्हें अपने पेशा वाराना उमूर सर अंजाम देना नामुमकिन हो जाएंगे, तब पता चलेगा कि जनाब ये सब कुछ यहीं का यहीं रह गया और हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये तो है इस वक्त की सिचुएशन। अब आते हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो गई और पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि जेल में उनके साथ क्या, गिरफ्तारी से लेके जेल में रखने तक और कल शाम तक क्या सिचुएशन उनके साथ रवा रखी गई, वो सारी की सारी डिटेल्स बाहर आ चुकी हैं। पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सूरत हाल ये है कि जो सीनियर वकला हैं वो तो बड़े होपफुल हैं, रिटायर्ड जजेस बड़े होपफुल हैं, उन्होंने तो बाकायदा तौर पे बता भी दिया कि इमरान खान साहब की रिहाई कब होगी। उस तरफ तो आते हैं बाद में, पहले आते हैं इस वक्त जो प्रोसेस जो चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनका बड़ा इम्तहान है, उनकी तरफ उंगलियां बहुत उठ रही हैं और लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। उनका एक बड़ा लंबा कैरियर है, 8 साल उनकी सर्विस अभी पड़ी है, पूरे 8 साल उनकी पड़ी है, और 8 साल सर्विस जिस ऑनरेबल जज की हो उसको बड़ी लंबी इनिंग्स खेलना होती है। तो बहरहाल उनका इम्तहान है,
اور عمران خان صاحب ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کافی زیادتی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اور یہاں اب امتحان ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا اپنا، کہ ان کے اپنے فیصلوں کو بے توقیر کیا جناب ٹرائل کورٹ کے جج نے، کیونکہ ٹرائل کورٹ کا جج ایک ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کے چیف جسٹس ایک آرڈر پاس کر رہے ہیں بطور عدالتی حکم کے، اس پہ عمل ہی نہیں ہو رہا، اور اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کے ٹرائل کورٹ کے جج لندن چلے جاتے ہیں۔ تو لندن میں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک الگ داستان ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا، اور اس کے بعد یہ ساری سچویشن جو ہے یہ کوئی اچھی نہیں ہے، اچھی علامت نہیں ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے لیے، نظام انصاف کے لیے۔ تو بہرحال عامر فاروق صاحب کے پاس وہ ہے جی اپیل ہے، پہلے اعتراضات عائد کر دیے، 2 درخواستیں ہیں، اور نمبر 1 ایک ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، اور ان کو قانون کے مطابق جو ایک سابق وزیر اعظم کا سٹیٹس ہے، جو اس کے پروٹوکولز ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی جیل مینول میں ان کے ساتھ سلوک برتاؤ کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگا جا رہا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایئر کنڈیشن لگوا دیں، اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ وہاں پہ آپ وہ والی سہولیات دے دیں جو نواز شریف صاحب کو تھیں، شہباز شریف صاحب کو تھیں، اور ان کے وزراء کو تھیں، وہ والی مریم صاحبہ کو تھیں، وہ والی سہولیات عمران خان صاحب نہیں مانگ رہے کہ ایک پورے کا پورا ایک وہاں پہ 2 کنال کا گھر ان کو دے دیا جائے، وہ نہیں مانگ رہے، بلکہ ان کے وکیلوں نے ایک درخواست دی ہے کہ جیل مینول اور قانون اور آئین کے مطابق ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، جو کہ ٹرائل کورٹ کا آرڈر تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 ان کو سہولیات دی جائیں، میڈیکل کی سہولیات دی جائیں، اور ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کے تحفظ کا یقینی بنایا جائے جیل میں بھی، اور ان کو جو کچھ ان کی جان کو جو خطرات ہیں، سیکورٹی کے خطرات ہیں، ان کو بھی ایڈریس کیا جائے۔ یہ بنیادی طور پہ مانگا جا رہا ہے، اور کچھ نہیں مانگا جا رہا۔ ایک یہ درخواست، پہلے اعتراضات عائد کیے گئے، اب اعتراضات کے ساتھ یہ درخواست اب آج سنی جائے گی، آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب سنیں گے۔ نمبر 2 اس پہ نوٹس ہو جائے گا یقیناً، اور دیکھتے ہیں کہ نوٹس کتنا لمبا ہوتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے ارادے بالکل ایسے نہیں ہیں، یہ جب تک یہ گورنمنٹ ہے اس وقت تک تو امکان نہیں ہے، یہ گورنمنٹ جب چلی جائے گی، نگراں حکومت آ جائے گی، تو نگراں حکومت کا پھر پتہ چلے گا کہ وہ کیسے رسپانس کرتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ اپنے ایڈوکیٹ جنرل کو اور پروسیکیوٹرز کو ہدایات دیتے ہیں۔ اس وقت تو ایک ہلکا سا اولا موجود ہے، ہلکا سا پردہ موجود ہے کہ یہی پی ڈی ایم اور یہ 15 جماعتی حکمراں اتحادی کروا رہا ہے، یا اس کے پیچھے بھی عناصر ہیں۔ وہ عناصر جو ہیں ان کا امتحان شروع ہو جائے گا 9 تاریخ جب نگراں حکومت آ جائے گی۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ ہے جی حق دفاع۔ حق دفاع جو کہ ایک پینڈنگ معاملہ تھا، اور عمران خان صاحب کے گواہوں کے بیانات تو دور کی بات ہے، ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا گیا تھا، اور خواجہ حارث صاحب کی موجودگی میں ان کو سنے بغیر ایک ایکس پارٹی، یعنی کہ ون سائیڈڈ پارٹی، دوسرے موقف سنے بغیر فیصلہ دے دیا، وہ بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اور حق دفاع کا معاملہ جو ہے، حق دفاع جو کہ پینڈنگ تھا، اور گواہوں کے بیانات کا فیصلہ بھی ہونا تھا کہ ریکارڈ ہونے ہیں نہیں ہونے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو ٹرائل کورٹ نے فیصلہ، وہ کیس بھی لگ چکا ہے، لیکن اس کے لیے 10 تاریخ دی گئی ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ایک آدمی کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین کرتے ہوئے، اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہوئے ٹرائل کورٹ کے جج نے فیصلہ دے دیا، اور وہ شخص ملزم جو ہے وہ مجرم بنا کے جیل بھیج دیا گیا ہے، اس کے بھی احکامات کے برعکس ان کو جو ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں پوری دنیا کی نظریں نظام انصاف پہ لگی ہوئی ہیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں، لیکن دفتری عملے نے ان کا کیس فکس کر دیا 10 تاریخ کو، یعنی آج سے 3 دن بعد۔ تو یہ ایک اگین حیرت انگیز بات ہے۔ بہرحال دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور نہ صرف چیلنج کیا ہے بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ کیس دوبارہ سنا جائے توشہ خانہ والا۔ اسلام آباد سپریم کورٹ میں پہلے 2 ایشو تھے، وہ ایشو دور کر دیے گئے، اور وہاں پہ درخواست ایکسیپٹ ہو گئی ہے، اب وہ لگنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اویلیبل بینچ ہے اس کے سامنے وہ درخواست رکھی جائے گی۔ یہ بھی ایک امتحان ہے سپریم کورٹ کا کہ وہ کس طریقے سے اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ یہ 2 باتیں امپورٹنٹ تھیں، اور اب آتے ہیں دوسرا جو گھر میں توڑ پھوڑ کی، چادر چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا، وہ ہیں ایمان طاہر صاحبہ۔ اور ایمان طاہر صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد ان کے والد میجر ریٹائرڈ طاہر صادق جو کہ پی ٹی آئی کے MNA، پی ٹی آئی کے رہنما اور اٹک سے تعلق ہیں، انہوں نے ہی سب سے پہلے خبر بریک کی کہ ان کو ایک سیل میں رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کو، جیل میں، اور ان کو کھانا وانا نہیں دیا جا رہا باہر سے، اور اندر ہی جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا طاہر صادق صاحب نے۔
तो अब ताहिर सादिक साहब पे भी मुसीबत आ चुकी है, जैसे चौधरी परवेज इलाही साहब इस वक्त जेल में गल सड़ रहे हैं, इसी तरीके से ताहिर सादिक साहब पे भी मुसीबत आई। ईमान ताहिर ने भी ट्वीट किया था, लिहाजा उनके घर में कल छापा मारा गया जी, तोड़ फोड़ की गई, वो सारी वीडियोस आ चुकी हैं, मौजूद हैं, तो उन पे भी हो गया। डॉक्टर बाबर वान साहब पे भी हो गया। उसके बाद सीमाबिया ताहिर जो हैं MPA एक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको एहतसाब अदालत ने उनको डिस्चार्ज कर दिया है, उनको भी गिरफ्तार किया था। तो वो एक रिहाई हुई है और इधर गिरफ्तारियों की कोशिश की जा रही है। वकला इस वक्त जो असल ताकत है वो है जी वकला की। वकला मैदान में आ गए हैं और वकला एहतजाज भी कर रहे हैं, और न सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं बल्कि मुकम्मल तौर पे मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को बाहर कैसे लेके आना है, ये गैर कानूनी और गैर आइनी फैसले को मुअत्तल कैसे करवाना है, वो सारी एक चल रही है। लेकिन वकला मुख्तलिफ बार्स में एहतजाज भी कर रहे हैं और शहरों में भी कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई दिखा नहीं रहा, क्योंकि सेंसरशिप जो है, मैंने बताया कि बदतरीन किस्म की सेंसरशिप आयद है। उसके बाद आते हैं जी कोर कमेटी का फैसला हुआ। इमरान खान साहब के कोर कमेटी का इजलास हुआ। कोर कमेटी के इजलास में एक फैसला किया गया और उसमें बहुत ज़्यादा इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक वकला का कौमी कन्वेंशन 8 अगस्त को, यानी कि आज के दिन होगा। 8 अगस्त को 11 बजे इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार रूम में होगा और उसमें मुमताज़ माहिरीन कानून आएंगे, वकला नुमाइंदगान आएंगे, रिटायर्ड जज साहब आएंगे, वजारत कानून इंसाफ के लोग आएंगे, तो ये शरीक होंगे। और ये है रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये इसका टॉपिक है। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जाएगी और बाकी भी आएंगे, और इसके तहत एक बड़ा कट जो है वो होने वाला है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने यह भी फैसला किया है कि अवामी मंशा की रोशनी में आइन, जमहूरियत और इंतखाब के खिलाफ की जाने वाली हर साजिश का हर सतह पर हर मुमकिन आइनी और कानूनी तरीके से और जमहूरी तरीके से मुकाबला किया जाएगा। और उन्होंने मुतालबा किया है कि मर्दमशुमारी के जरिए जो नई हल्का बंदियों, रद्दोबदल और इंतखाबात को गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी करने की जो नापाक साजिश की जा रही है, वो उसका भी हम मुकाबला करेंगे और डटकर मुकाबला करेंगे। और इसके लिए एक नई लड़ाई शुरू होने वाली है, और ये इतना आसान नहीं होगा कि जिस तरीके से कोशिश की जा रही है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मामला हो गया। दूसरा, अब आते हैं असल बात की तरफ। सीनियर वकला से मेरी बात हुई, रिटायर्ड जज साहब से बात हुई। वो कहते हैं कि जी ये फैसला जिस दिन ये कोर्ट लग गया, एक तो है ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही थोड़ा सा एग्रेसिवली नहीं वो अपने फैसलों पे अमल दरामद करवाते, वो तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन वो कहते हैं कि मेरिट पे जिस दिन भी इसकी हेयरिंग हुई, मेरिट पे कोई भी जज हो, ये फैसला बरकरार नहीं रह सकता। और ये फैसला इसी स्टेज पे, बल्कि अपील शपील तो दूर की बात है, इसी स्टेज पे ये फैसला कलदम होगा और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फैसलों के बिल्कुल बरखिलाफ और उनके अहकामात की सरीहन नफी और उनकी खिलाफ वर्दी और उनकी तौहीन है ये जो फैसला किया गया। लिहाजा रिटायर्ड जजेस भी इस बात पे मुत्तफिक हैं और सीनियर वकला भी मुत्तफिक हैं कि ये फैसला बरकरार नहीं रह सकता और इमरान खान साहब को ज़्यादा देर तक जेल में नहीं रखा जा सकता। बस सिर्फ ये है कि ये स्टार्ट हो, हेयरिंग हो और हेयरिंग पे आर्गूमेंट्स हों, क्योंकि उसमें जो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग पोर्शन है, जिसकी वजह से वो सारे, लेकिन अगर आला अदलिया चाहे तो वो सारे का सारा इस वक्त क्योंकि निज़ाम इंसाफ का नहीं बल्कि निज़ाम इंसाफ का कत्ल हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, जो वो कहते हैं जी कि हाथी के लिए वो मच्छर ही काफ़ी होता है। तो जो शायान है यूके का बरतानवी शहरी है, नौजवान है, उसको एक दफ़ा जो है PMLN वाले छेड़ बैठे और उसके बाद वो अब मुसलसल इनका पीछा कर रहे हैं और वो हुमायूं दिलावर साहब का भी पीछा कर रहे हैं और यहाँ पे भी उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई शुरू करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि उनके साथ मिडफेड हो चुकी है एक दफ़ा। बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। अब तक की यही सूरत हाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।